नमस्कार, एनएमटीवी में आपका स्वागत है। गुजरात में इलेक्शन खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें अगले साल होने वाले इलेक्शंस पर होना स्वाभाविक है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन प्रमुख हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में 5 बाई इलेक्शंस हो चुके हैं और इन सभी में कांग्रेस की जीत हुई है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि भूपेश बघेल सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं और यह कोशिश नेचुरली ईडी और आईटी के माध्यम से ही होती है, ऐसा भूपेश बघेल जी का खुद कहना है। पिछले 1-1.5 साल में ईडी और आईटी डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में जांच और छापे के कार्यक्रम चला रहा है और उसकी गिद्ध दृष्टि माइनिंग पर जाकर टिक गई है। सबसे पहले उन्होंने माइनिंग के डायरेक्टर आईएएस बिश्नोई, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी और लक्ष्मीकांत तिवारी को घेरे में लिया। इसके बाद 2 और आईएएस के यहाँ छापे मारे और फिर कुछ माइनिंग ऑफिसर्स के ऑफिस की तलाशी ली और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये रही है कि भूपेश बघेल जी की डिप्टी सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है पिछले हफ्ते। हालांकि गिरफ्तार डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया का माइनिंग से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन तिवारी गैंग के तार उनसे जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में एनएमटीवी ने छानबीन करके पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि उसे कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि कुछ सरकारी अफसर प्राइवेट पार्टीज़ को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो छत्तीसगढ़ सरकार के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं। ऐसे कितने अधिकारी हैं और इन पर कितनी नज़र रखी गई है, इसका खुलासा धीरे धीरे ईडी कोर्ट में करेगी और आगे की कार्रवाई भी इन ऑफिसर्स के खिलाफ की जाएगी। ईडी से जानकारी प्राप्त करने और ईडी को जानकारी देने के लिए एनएमटीवी की टीम ईडी के मुंबई ऑफिस पहुंच रही है। पता नहीं उन्होंने क्या जानकारी मांगी है हमसे और क्या चाहते हैं। हम बॉम्बे में ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये शानदार ऑफिस बलाड स्टेट में है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सिक्योरिटी टाइट है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो मामला समझ में आया है और उसको मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। पहला ये है कि आखिर ये कोल स्कैम है क्या। ईडी के मुताबिक जितने भी इंडस्ट्रीज कोल खरीदना चाहते हैं वो एसईसीएल से खरीदते हैं। वहां से उन्हें एक डिस्पैच ऑर्डर मिलता है, डीओ ऑर्डर जिसे कहते हैं। एसईसीएल स्टेट का शेयर भी डिस्पैच ऑर्डर देते वक्त ही ले लेता है। दूसरा, इस डीओ ऑर्डर के आधार पर ट्रांसपोर्टर एसईसीएल से कोल उठाने की, ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन लेता है। 2018 में यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई थी। आप अपना पैसा जमा करो, डीओ लो और ट्रांसपोर्ट की परमिशन ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लो। ये टीपी माइनिंग ऑफिसर स्टेट के जो होते हैं वो चेक करते थे और उसके आधार पर स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी ड्यूटी निर्धारित होती थी कि इतने ट्रक माल गया, इतनी ड्यूटी आई। अब ईडी का कहना है कि जून 2020 में ये प्रक्रिया जानबूझ करके ऑनलाइन से हटाकर मैनुअल कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टर को कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइनिंग ऑफिसर से, अपने एरिया के माइनिंग ऑफिसर से पर्ची लेना जरूरी हो गया और जब वो पर्ची लेने जाएगा तो उसको 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से बिहार स्टाइल में रंगदारी देनी पड़ेगी। ईडी ने कोर्ट में कहा इस सब के पीछे तिवारी और बिश्नोई की मिलीभगत है। अब 1-1.5 साल में उनका कहना है कि 500-700 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और ये पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है। इस पूरे खेल में चौरसिया का इस्तेमाल एक राजनीतिक मोहरे के तौर पे किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर इतना पैसा रंगदारी से जमा किया गया है तो बीजेपी अभी तक क्या कर रही थी? पिछले 1.5 साल में बीजेपी के किसी भी नेता ने रंगदारी के बारे में एक शब्द भी पब्लिकली नहीं कहा है और इस संबंध में तो चौरसिया का नाम तक भी नहीं आया है।
बीजेपी के नेता अभी भी इस पूरे मामले में, इतने सब रेड होने के बाद भी पूरे मामले में चुप्पी बनाए हुए हैं। क्या हो सकता है इसका कारण? क्या कोई बीजेपी का नेता या उसका रिश्तेदार इस कोल की अफरा तफरी में इन्वॉल्व है? ईडी को अभी अपना केस पुख्ता करके कोर्ट में साबित करना है। अभी तक रिमांड नोट में जो साक्ष्य दिए गए हैं वो कुल 5-7 करोड़ के ही हैं। इनसे 500-700 करोड़ की रंगदारी साबित करना काफी कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन ईडी और आईटी अपना काम करेंगे और राजनीति अपनी चाल चलेगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।